एक ऐसा कलाकार जिसने अपने वक्त में हिमालय सी ऊंचाइयां भी देखी और उनका वक्त ऐसा बदला कि उन्हें समंदर की गहराइयां भी देखनी पड़ी। उनके करीबी उनको जानने वाले लोग कहते हैं कि उनके सर पर उनका ताज था, उनका अहंकार। इसी एरोगेंस ने उन्हें कलाकार से स्टार बनाया, स्टार से सुपरस्टार बनाया और इसी एरोगेंस ने इन्हें क्या से क्या बना डाला। इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार कहे जाने वाले राजेश खन्ना जी की इनकी खुद की कहानी ही इतनी रोचक है कि न जाने कितनी फिल्में इनकी कहानी के ऊपर बन सकती है। जैसे कि आखिर क्यों भारत के बंटवारे ने इनके माँ बाप को ही बदल दिया, और तो और इन्हें अपना नाम क्यों बदलना पड़ा। हिंदी सिनेमा के सबसे हट्टी कहे जाने वाले गायक किशोर कुमार को आखिर क्यों इनके जीत के आगे हार माननी पड़ी। आखिर कौन सा इनका ऐसा गाना था कि लोगों को इनकी फिल्म देखने को जाने से पहले ब्यूटी पार्लर जाना पड़ता था, और कैसे कोलकाता के ऐतिहासिक हावड़ा ब्रिज को इन्होंने टूटने से बचाया था। आखिर क्यों इनको अपने सबसे प्रिय बंगले आशीर्वाद से इनके अपने आखिरी वक्त में बुरे वक्त में निकाल दिया गया। आखिर राजेश खन्ना जी महानायक अमिताभ बच्चन को क्यों फूटी आंख पसंद नहीं करते थे। तो चलिए इन्हीं सब रोचक प्रश्नों के रोचक उत्तरों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल अनुराजा में। इस वीडियो के अंत में आप ये भी जानोगे कि आखिर क्यों धीरूभाई अंबानी की बहू राजेश खन्ना जी का तलाक कराना चाहती थी। राजेश खन्ना जी का जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर में हुआ। इनके पिता का नाम लाला हीरानंद खन्ना और माँ का नाम चंद्रानी खन्ना था। इनकी माँ ने राजेश खन्ना का नाम जतिन रखा था। इनके पिता पेशे से अध्यापक थे और माँ हाउसवाइफ थी। राजेश खन्ना यानी जतिन जब 6 साल के हुए तब भारत देश का विभाजन हो गया। तब विभाजन में इनके परिवार ने भारत को चुना, लेकिन इस विभाजन में इनके पिताजी की नौकरी छूट गई। तभी एक संपन्न परिवार तंगी के हालात से गुजरने लगा। बिगड़ते बिगड़ते हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि परिवार का पालन पोषण करना ही मुश्किल हो गया। इसी कारण लाला हीरानंद खन्ना ने अपने मुंबई के रिश्तेदार चुन्नीलाल और उनकी पत्नी लीलावती को अपने छोटे बेटे जतिन की जिम्मेदारी सौंप दी। जतिन के अब दूसरे पिता रेलवे के कॉन्ट्रैक्टर हुआ करते थे। लगभग 10 साल की उम्र में ही जतिन स्कूलों के नाटकों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। राजेश खन्ना के साथ और एक मशहूर एक्टर पढ़ा करते थे, उनका नाम था रवि कपूर। इसी रवि कपूर को आप अच्छे से जितेंद्र के नाम से जानते होंगे। अब जतिन की स्कूल खत्म करके कॉलेज की बारी आई। अब कॉलेज के दौरान इन्होंने कभी भी ड्रामा और स्टेज शोज करना नहीं छोड़ा। इसी दौरान उनको एक अंधायुग नाटक में घायल सैनिक का किरदार मिला। इनके सैनिक के किरदार को देखकर वहां पर आए मुख्य अतिथि ने कहा कि बेटा, तुम्हें तो फिल्मों में हीरो का रोल करना चाहिए, कमाल के कलाकार हो तुम। शुरू से ही स्टेज के शौकीन जतिन को इस हौसला अफजाई ने उनके सपनों को 4 चांद लगा दिए। लेकिन पिता और परिवार ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि राजेश खन्ना एक कलाकार बने। राजेश खन्ना ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि इनके मामा जी ने इनका बहुत साथ दिया था। उन दिनों ज़्यादातर कलाकार फिल्मों में अपना नाम बदल कर आते थे, तब इनके मामा ने इनका नाम जतिन के बजाय राजेश रख दिया। राजेश खन्ना एक संपन्न परिवार से थे, तो जब भी वो ऑडिशन को जाते थे तो स्पोर्ट्स कार से जाते थे। एक दिन उनके मामा ने एक सलाह दी कि एक जाने माने रेस्टोरेंट में प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स आते रहते हैं, तुम वहां जाया करो, शायद तुम्हें वहां से कुछ काम मिल जाए। तो राजेश खन्ना अक्सर वहां जाया करते थे। तभी वो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसरों से पूछते थे कि सर, अगर कोई छोटा मोटा रोल मिल जाए तो मेहरबानी होगी। तभी एक डायरेक्टर ने उनसे कहा कि यार, तुम दिखने में तो बहुत खूबसूरत हो, हैंडसम हो, तो एक प्रतियोगिता हो रही है, उसमें तुम भाग लो, हो सकता है तुम्हें उससे कुछ फायदा हो जाए। इस कंपटीशन को 1965 में फिल्म फेयर ने ऑर्गेनाइज किया था। टैलेंट हंट के नाम से हो रही इस प्रतियोगिता में लगभग 10,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। उस समय राजेश खन्ना की उम्र महज 23 साल थी। इस प्रतियोगिता में राजेश खन्ना ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था और लड़कियों में प्रथम स्थान प्राप्त किया था मशहूर कलाकार फरीदा जलाल ने। तो रनर अप रहे थे विनोद मेहरा। ये कोई छोटी मोटी प्रतियोगिता नहीं थी। इसमें जीतने वाले कलाकार को एक फिल्म लीड रोल के तौर पे करने को मिलने वाली थी।
तो राजेश खन्ना की पहली फिल्म बनी आखिरी खत, जो 1966 में बनी। तो आपको बता दें कि इनकी पहली ही फिल्म आखिरी खत बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज के लिए ऑस्कर में चुनी गई। वैसे दोस्तों, आपने हमेशा सुना होगा कि राजेश खन्ना साहब शूटिंग पर बहुत लेट पहुंचते थे क्योंकि वो बहुत अहंकारी थे। तो इसी से जुड़ा एक किस्सा आपको बताते हैं। शुरुआती फिल्मों में से इनकी फिल्म थी राज, जिसकी शूटिंग चल रही थी। फिल्म की शूटिंग के लिए इनको सुबह 8 बजे पहुंचना था। राजेश खन्ना साहब लगभग 11 बजे पहुंचे। इन्हें वहां पर लेट आते देखकर सभी लोग अचंभित थे कि ये एक नया लड़का अपने पहले ही दिन शूटिंग पे लेट कैसे आ सकता है। तभी वहां पर उपस्थित एक सीनियर टेक्नीशियन ने उन्हें डांट लगाई। तभी राजेश खन्ना साहब ने एक रोक ठोक जवाब दिया, एक्टिंग और करियर की ऐसी की तैसी, मैं किसी भी चीज के लिए अपना लाइफस्टाइल नहीं बदलूंगा। वैसे ये राज फिल्म सुपर डुपर हिट हुई, जो आखिरी खत उनकी पहली फिल्म के बाद रिलीज हुई थी। और इसी तेवर के साथ राजेश खन्ना जी ने एक नहीं कई हिट फिल्में दी। और फिर वो समय भी आया जब इनकी वो सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म आई आराधना। इस फिल्म के बाद राजेश खन्ना का नाम बच्चे बच्चे की जुबान पर था और इन्हें स्टार से सुपरस्टार बना दिया। जब इस फिल्म का प्रीमियर था तब राजेश खन्ना जी सबसे हाथ जोड़कर वेलकम कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी राजेश खन्ना के नमस्ते का जवाब नहीं दिया था। सब लोग फिल्म को देखने के लिए अंदर चले गए, लेकिन शो खत्म होने के बाद लोग सिर्फ राजेश खन्ना को ही ढूंढ रहे थे। सभी का एक ही कहना था, अरे उस नए लड़के का नाम क्या है, अभी तो उसने 1-2 फिल्म ही की है, लेकिन क्या गजब की एक्टिंग की है, क्या गजब का कलाकार है। लेकिन राजेश खन्ना तब तक होटल चले गए थे। इसके बाद उन्हें होटल से दोबारा वापस बुलाया गया। मज़ेदार बात तो यह है कि जब आराधना का ये गाना शूट हुआ कि मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, तब ये गाना राजेश खन्ना ने अकेले ही दार्जिलिंग में जीप में शूट किया था। शर्मिला टैगोर उस दिन शूटिंग के लोकेशन पे पहुंच ही नहीं पाई थी क्योंकि वो उसी समय सत्यजीत रे की शूटिंग में व्यस्त थी और शर्मिला टैगोर वाला हिस्सा बाद में शूट हुआ। इसीलिए ये दोनों अलग अलग, एक जीप में है तो एक ट्रेन में है, और बाद में इसको मिक्स कर दिया गया। उन्हीं दिनों शर्मिला टैगोर प्रेग्नेंट थी और सैफ अली खान उनके पेट में थे। जिस ट्रेन में शर्मिला टैगोर ने बैठकर इस गाने को शूट किया, वही ट्रेन आपको सैफ अली खान की परिणीता फिल्म में देखने को मिलती है। तो सोच लीजिए, साल 1969 में सैफ अली खान ट्रेन में अपनी माँ के पेट में थे, और साल 2005 में जब इनकी फिल्म आई परिणीता, तो इसी फिल्म के लिए इन्होंने शूटिंग उसी ट्रेन में की। आपको और एक बात जानकर आश्चर्य होगा कि आराधना फिल्म में मशहूर डायरेक्टर सुभाष घई साहब भी थे। तब वो एक्टिंग करते थे, मेरा मतलब एक्टिंग के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। सुभाष घई ने राजेश खन्ना के दोस्त का रोल इस फिल्म में किया है। और आराधना फिल्म की सक्सेस का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हो कि आराधना हिंदी इंडस्ट्री की पहली ऐसी फिल्म थी जो थिएटरों में 100 हफ्तों तक चली थी। उन दिनों साउथ इंडिया में हिंदी फिल्मों को कभी नहीं पसंद करते थे, लेकिन आराधना ऐसी पहली फिल्म बनी थी जो वहाँ पर भी दर्शकों ने इस फिल्म को बहुत पसंद किया था। इसी फिल्म के बाद राजेश खन्ना का वो दौर आ गया, अगर राजेश खन्ना किसी पत्थर को भी छू ले तो वो सोना बन जाए। आराधना के बाद दर्जनों फिल्म राजेश खन्ना ने की, जो हिंदी दर्शकों ने तो पसंद की ही, लेकिन साउथ से लेकर नॉर्थ तक सभी दर्शकों ने उनकी फिल्मों को बहुत प्यार दिया। राजेश खन्ना साहब को कश्मीर की वादियों से बहुत प्यार था। वो डायरेक्टर साहब से जरूर कहते थे कि कितने भी गाने फिल्मों में रखो, लेकिन कम से कम एक गाना कश्मीर की वादियों में ज़रूर रखना। मशहूर अदाकारा मुमताज़ बताती है कि जब रोटी फिल्म की शूटिंग हो रही थी, उस समय राजेश खन्ना जी को मुझे कंधे पर उठाकर बर्फ़ की वादियों में दौड़ना था। इस सीन की शूटिंग करने को राजेश खन्ना साहब को पूरे 8 दिन लग गए थे। तभी मुमताज़ उन्हें कहती थी कि लो 100 किलो की बोरी अपने कंधे पे उठाओ और अब दौड़ो। तब राजेश खन्ना हंसते हुए उन्हें कहते थे कि अरे पगली, तू इतनी भी मोटी नहीं है। इसी 8 दिनों की शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना के कंधों पर लाल निशान हो गए थे, लेकिन इस दर्द का एहसास उन्होंने किसी को नहीं होने दिया था। और इसी कड़ी मेहनत की वजह से फिल्म के रिलीज होने के बाद इस फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। राजेश खन्ना जी का हमेशा यही कहना रहता था कि अगर मेरे फिल्म के गाने गाएगा कोई तो वो किशोर कुमार ही होगा।
रोटी फिल्म का ये गाना आपको याद होगा कि जिसने पाप ना किया हो वो पापी ना हो। इस फिल्म के लिरिक्स को एक पवित्र किताब बाइबल से लिया गया है। उसमें यीशु कहते हैं कि जो पापी ना हो वो इस औरत को पत्थर मार के दिखाए। इसी से इंस्पायर इस गाने के लिरिक्स थे और इस गाने को आवाज दी मशहूर गायक किशोर कुमार साहब ने। इनका और एक किस्सा, दुश्मन फिल्म में वादा तेरा वादा, इस गाने को किशोर कुमार साहब को गाने को कहा गया तो इस गाने को किशोर कुमार साहब ने गाने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि इस गाने को बेहतर सिर्फ रफ़ी साहब ही गा सकते हैं। तब राजेश खन्ना ने कहा कि अगर किशोर कुमार इस गाने को नहीं गाएंगे तो फिर इस गाने को फिल्म से हटा दो। तभी किशोर कुमार को अपनी राजेश खन्ना की इस जीत के आगे हारना पड़ा और किशोर कुमार ने इस गाने को गाया, वादा तेरा वादा। ये गाना आप जानते हैं कितना सुपर डुपर हिट है। किशोर कुमार और राजेश खन्ना ने 132 फिल्मों में साथ में काम किया। आपको पता है राजेश खन्ना साहब ने अलग अलग फिल्म का निर्माण किया था। अब इस फिल्म के गाने किशोर कुमार साहब ने ही गाए थे, लेकिन किशोर कुमार साहब ने इस फिल्म में गाने गाने के लिए एक पैसा नहीं लिया था। राजेश खन्ना कलाकार से स्टार बन गए थे और स्टार से सुपरस्टार। लेकिन जब राजेश खन्ना स्टार से सुपरस्टार बन रहे थे उस समय राजेंद्र कुमार का फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक जलवा हुआ करता था। लोग उन्हें जुबली कुमार के नाम से जानते थे। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदला और राजेंद्र कुमार का सूरज अस्त हो रहा था। तभी राजेश खन्ना साहब को राजेंद्र कुमार का डिम्पल बंगला बहुत पसंद था। तो जब राजेश खन्ना साहब को पता चला कि राजेंद्र कुमार अपने उस डिम्पल बंगले को बेच रहे हैं, तभी राजेश खन्ना साहब ने तुरंत सोचा कि क्यों न उस बंगले को खरीद लिया जाए। उस बंगले की कीमत उन दिनों 3.5 लाख रुपए थी और ये उस समय एक बड़ी रकम थी। अब राजेश खन्ना चाह कर भी उस बंगले को नहीं खरीद पा रहे थे। तभी प्रोड्यूसर देवदर साहब ने उन्हें वो रकम दी और कहा कि हाथी मेरे साथी इस फिल्म का ये साइनिंग अमाउंट है, अब जाओ और घर खरीद लो। और 1970 में राजेश खन्ना साहब ने ये बंगला खरीद लिया। लेकिन अब बंगले का नाम डिम्पल से बदलकर आशीर्वाद हो गया था। वैसे राजेंद्र कुमार साहब का एक रोचक वीडियो आपको हमारे इस चैनल पे ज़रूर मिलेगा और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसमें आप ये बात जान जाओगे कि आखिर राजेंद्र कुमार साहब ने ये बंगला राजेश खन्ना को क्यों बेचा। तो अब राजेश खन्ना साहब आशीर्वाद बंगले में रह रहे थे। अब साइनिंग अमाउंट राजेश खन्ना ने ले लिया था तो फिल्म तो करनी ही करनी थी, पर स्क्रिप्ट राजेश खन्ना साहब को पसंद नहीं आ रही थी। तभी राजेश खन्ना साहब ने सलीम जावेद से वो स्क्रिप्ट दोबारा लिखवाई और सलीम जावेद की वो स्क्रिप्ट और राजेश खन्ना साहब की बेहतरीन एक्टिंग, इन्हीं 2 कारणों की वजह से वो फिल्म सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हो गई। तभी इस फिल्म को मलेशिया में भी रिलीज किया गया और मलेशिया में सबसे ज़्यादा दिन चलने वाली फिल्म का इस फिल्म ने रिकॉर्ड बनाया और इस रिकॉर्ड को आज तक कोई दूसरी फिल्म तोड़ नहीं पाई है। तो 1969 से लेकर 1971 तक राजेश खन्ना साहब ने लगातार 15 सुपरहिट फिल्में दी। इसी वजह से लोग कहते थे कि एक लड़का आया और भारतीय सिनेमा को बदल कर रख दिया। जहां रॉक्सी सिनेमा में एक तरफ आराधना फिल्म सुपरहिट जा रही थी, वही बगल के ओपरा हाउस में 2 रास्ते फिल्म सुपर डुपर हिट जा रही थी। अब इसे करिश्मा कहे या राजेश खन्ना का जादू कहे, शहरों के ज़्यादातर सिनेमाघरों में राजेश खन्ना की ही फिल्में चल रही थी। सभी के सभी सिनेमाघर भीड़ से तराबोल भरे हुए थे। कलाकार नवीन निच्चल जी एक किस्सा बताते हुए कहते हैं कि राजेश खन्ना की जैसी दीवानगी तो उन्होंने कभी नहीं देखी। बॉम्बे के ताज होटल में एक शादी का समारोह था। राजेश खन्ना साहब जब उस होटल में आए तो नज़ारा देखने काबिल था। वैसे तो इस शादी में न जाने कितनी नामी हस्तियां आई थी। आपको ये बात जानकर आश्चर्य होगा कि जब राजेश खन्ना साहब इस पार्टी को अटेंड करके बाहर निकल रहे थे और उस दिन हॉल में खड़ा हर एक व्यक्ति जो उन्हें देख रहा था वो उन्हें होटल से बाहर छोड़ने आया था। शायद आपको ये सब बनावटी लग रहा हो, लेकिन यही राजेश खन्ना का जादू था और जादू पर यकीन कहाँ होता है। राजेश खन्ना साहब लगातार रोमांटिक किरदार निभाते चले जा रहे थे, इसलिए उनको प्रिंस ऑफ रोमांस कहते थे। इसी दरमियान इनके जीवन में आई अंजू महेंद्रू। इनकी मुलाकात न जाने कब प्यार में तब्दील हो गई, उन्हें पता ही नहीं चला।
अंजू महेंद्र के साथ राजेश खन्ना का संबंध लगभग 6 सालों तक रहा, लेकिन 1971 में जब राजेश खन्ना साहब ने अंजू महेंद्र को कहा कि हम शादी कर लेते हैं, तब अंजू ने मना कर दिया। अंजू ने कहा कि मैं अब शादी नहीं कर सकती, मुझे मेरा करियर बनाना है। राजेश खन्ना साहब ने लगभग पूरे 1 साल तक उनका इंतजार किया। तभी एक मशहूर बिजनेसमैन चुन्नी कपाड़िया थे। वो अक्सर अपने घर पर फिल्मी हस्तियों की पार्टी रखा करते थे, इसी वजह से वो चर्चा में थे। उसी पार्टी के दौरान राज कपूर साहब की नज़र चुन्नी कपाड़िया की बेटी डिम्पल कापड़िया पर पड़ी। राज कपूर साहब ने अपनी आने वाली फिल्म बॉबी से डिम्पल को लॉन्च किया। अब अगर कोई लड़की राज कपूर साहब की फिल्म से लॉन्च हो रही हो तो उसके क्या ही कहने। डिम्पल कापड़िया की तस्वीर हर फिल्म पत्रिका में छपती नजर आ रही थी और देखते ही देखते डिम्पल कापड़िया उन दिनों फिल्मी चर्चाओं का विषय बन गई। राजेश खन्ना साहब की भी नज़र डिम्पल कापड़िया पर पड़ी तो राजेश खन्ना साहब बॉबी की सेट पर अक्सर जाने लगे। तो उन दिनों अगर किसी फिल्म की सेट पर सुपरस्टार राजेश खन्ना पहुंच जाए तो फिर क्या ही कहने। ऐसे में राजेश खन्ना के साथ डिम्पल की अक्सर मुलाकातें होने लगी और इनकी ये मुलाकातें कुछ ही समय में ऐसी बदल गई जैसे मानो ये दोनों लंबे समय से एक दूसरे को जानते हो। ऐसे में राजेश खन्ना साहब ने अचानक एक दिन डिम्पल कापड़िया के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। डिम्पल उन दिनों राजेश खन्ना साहब से ऐसी आकर्षक थी कि उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे राजेश खन्ना साहब से शादी करने के लिए हाँ कर दिया। उन दिनों राजेश खन्ना साहब डिम्पल कापड़िया से 15 बरस बड़े थे और डिम्पल कापड़िया महज 16 साल की थी। तभी चुन्नी लाल कपाड़िया ने भी बिना सोचे समझे अपनी बेटी की शादी राजेश खन्ना के साथ करने के लिए हामी भर दी। शादी के दिन जब राजेश खन्ना साहब की बारात बांद्रा से जुहू की तरफ जा रही थी, तब न जाने कितनी कारों का काफिला देखने को मिल रहा था। बड़े से बड़े सुपरस्टार उस दिन राजेश खन्ना साहब की बारात में थे। तभी अचानक राजेश खन्ना साहब ने अपनी बारात को रोका और कहा कि जो रास्ता हमने निर्धारित किया है हम उससे नहीं जाएंगे। राजेश खन्ना साहब अपनी बारात के रास्ते को बदलकर अंजू महेंद्र के घर के रास्ते से लेकर गए। तो ऐसा था राजेश खन्ना का एटीट्यूड। राजेश खन्ना और डिम्पल की शादी संपन्न हुई। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि राजेश खन्ना साहब की शादी का कैसेट बना। अब आप कहेंगे कि कैसेट तो सभी का बनता है, पर राजेश खन्ना की शादी की कैसेट को पूरे देश के सिनेमाघरों में एक छोटी फिल्म के तौर पर दिखाया गया और राजेश खन्ना की इस शादी की कैसेट को बड़ी बड़ी लंबी लंबी कतारें लगाकर लोग टिकट खरीद कर देख रहे थे। ऐसे राजेश खन्ना साहब इतने बड़े एक्टर के रूप में स्थापित हो गए थे कि भारतीय सिनेमा के अवार्ड्स भी उनके आगे बौने लग रहे थे। जहां राजेश खन्ना साहब को ध्यान में रखकर फिल्में लिखी जा रही थी, इसी चलते राजेश खन्ना साहब ने न जाने कितनी सुपरहिट फिल्मों को छोड़ दिया और उनकी छोड़ी हुई फिल्मों ने न जाने कितने सुपरस्टार बना दिए। जैसे कि बॉबी फिल्म में पहले राजेश खन्ना साहब को लिया जाने वाला था। सुभाष घई जब कालीचरण उनकी पहली फिल्म बना रहे थे, उस समय पहले राजेश खन्ना साहब को साइन किया गया था, लेकिन उन दिनों राजेश खन्ना साहब की फीस को अफोर्ड कर पाना सभी के बस की बात नहीं थी। तब राजेश खन्ना साहब ने उस फिल्म को छोड़ दिया और कालीचरण में शत्रुघ्न सिन्हा की एंट्री हो गई। और जब मिस्टर इंडिया फिल्म बना रहे थे बोनी कपूर साहब, तब उनकी पहली पसंद सिर्फ और सिर्फ राजेश खन्ना ही थे। लेकिन राजेश खन्ना साहब ने जब ये स्क्रिप्ट पढ़ी तो उनको पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि लोग मुझे पर्दे पर देखने के लिए आते हैं और जब इस फिल्म में मैं नजर ही नहीं आऊंगा तो भला मेरा इस फिल्म के अंदर क्या काम है। तब राजेश खन्ना साहब ने ही बोनी कपूर को आइडिया दिया कि तुम किसी नए लड़के को लेकर ये फिल्म क्यों नहीं बनाते। फिल्मों की बात हो रही हो और राजेश खन्ना साहब के आनंद फिल्म की बात ना हो, ऐसे में शायद सब कुछ अधूरा रह जाएगा। दरअसल उस समय अमिताभ बच्चन इतने बड़े स्टार नहीं थे और राजेश खन्ना साहब के सामने सीन करने में कतरा रहे थे। शूटिंग से पहले अमिताभ बच्चन साहब कई रातों से सोए नहीं थे, तो इस परेशानी के चलते वो उनके प्रिय मित्र महमूद साहब के पास चले गए। तब उन्होंने उनको ऐसी तरकीब बताई कि उनका वो सीन एक चुटकी में हो गया। उन्होंने कहा कि तुम ऐसा सोचो कि राजेश खन्ना एक स्टार वाकई में मर गया है। राजेश खन्ना साहब की प्रसिद्धि का अलग ही दौर था। राजेश खन्ना साहब जिस रास्ते से गुजरते थे, लड़कियां उस रास्ते की धूल उठाकर अपनी मांग भर लिया करती थी। उनके बंगले आशीर्वाद पर लड़कियों के खून से लिखे हुए खत पहुंचा करते थे। कुछ लड़कियों ने उस दौर में इनकी तस्वीर से शादी रचा ली थी। शूटिंग के दौरान जब भी राजेश खन्ना अपनी कार को शूटिंग लोकेशन के बाजू में पार्क करते थे,
तो लड़कियां वहां अपनी लिपस्टिक से उस कार को चूम चूम कर लाल कर दिया करती थी और यह सिलसिला कई सालों तक चलते रहा। राजेश खन्ना साहब ने प्रशांत राय नाम के एक इंसान को नौकरी पर रखा था। उनका काम था कि उनके प्रशंसकों का लेटर पढ़ना और पढ़कर उन्हें सुनाना। प्रशांत राय साहब ने यह नौकरी राजेश खन्ना के यहाँ पर 20 सालों तक की। तो सोचिए आप क्या नजारा होगा। लोग देश विदेश से सिर्फ ऑटोग्राफ लेने के लिए आते थे। अगर कोई मुंबई घूमने आता तो राजेश खन्ना साहब के आशीर्वाद बंगले को देखे बगैर नहीं जाता था। इनकी दीवानगी का एक ऐसा किस्सा आपको बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको कतई यकीन नहीं होगा। हावड़ा ब्रिज के नीचे अमर प्रेम पिक्चर की शूटिंग चल रही थी। वहां उस ब्रिज के नीचे राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर को नजर आना था, लेकिन अचानक उनकी ये शूटिंग कैंसिल हो गई। इसका कारण ये रहा कि उस ब्रिज के ऊपर लाखों लोगों की भीड़ जमा हो गई। राजेश खन्ना साहब को सिर्फ एक नजर भर देखने के लिए उस पुल के ऊपर वो भीड़ लगातार बढ़ते जा रही थी। तभी राजेश खन्ना साहब उस शूटिंग पर पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से सिक्योरिटी वालों को लगा कि राजेश खन्ना साहब का यहाँ आना और लोगों को कंट्रोल करना, अगर इसमें जरा सी चूक हो गई तो दिक्कत हो सकती है और लोगों की भीड़ के वजन की वजह से कहीं पुल ना गिर जाए। एक पश्चिम बंगाल की महिला थी। उन्हें पूछा गया कि राजेश खन्ना साहब आपकी नजरों में क्या है। वो महिला ने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा कि मैं बता तो दूंगी, लेकिन आप उस बात पर यकीन नहीं कर सकते क्योंकि वो फीलिंग आप महसूस नहीं कर सकते। दरअसल वो महिला बुजुर्ग थी। उन्होंने याद करते हुए बताया कि जब भी हम राजेश खन्ना यानी काका की फिल्म देखने के लिए थिएटर में जाते थे तो हमें अंदर से महसूस होता था कि आज हमारी राजेश खन्ना साहब के साथ डेट है। बकायदा हम मेकअप के लिए उस दिन ब्यूटी पार्लर जाते थे और पूरी तरह से सज धज कर हम उनकी फिल्मों को देखने के लिए जाते थे। हमें ऐसा लगता था कि पर्दे पर जब राजेश खन्ना साहब अपनी अदाएं दिखाएंगे, अपनी पलकें झपकाएंगे, तो वो सिर्फ हमारे लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ हमारे साथ नहीं होता था, उस जमाने में हर एक लड़की जो उनकी फिल्म देखने के लिए जाती थी ऐसा ही करती थी, ऐसा ही सोचती थी। 29 दिसंबर साल 1974 को जब उनकी पहली बेटी का जन्म हुआ तो उसी दिन उनका राजेश खन्ना साहब का भी जन्मदिन था। वैसे ये 29 तारीख उनके लिए बहुत लकी रही। फिर 4 सालों बाद उनकी दूसरी बेटी का जन्म हुआ जो 29 तारीख को ही हुआ। फिर आगे चलकर कुछ सालों बाद डिम्पल कापड़िया और राजेश खन्ना साहब अलग रहने लगे। हाँ, लेकिन उनका कभी तलाक नहीं हुआ। दरअसल इन दोनों में दिक्कत ये थी कि डिम्पल कापड़िया फिल्मों में काम करना चाहती थी और काका को ये बात न जाने क्यों पसंद नहीं आ रही थी। ऐसे में चलते दोनों में झगड़े बढ़ गए और डिम्पल कापड़िया ने राजेश खन्ना साहब का घर छोड़ दिया। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि राजेश खन्ना साहब को सौतन फिल्म की एक्ट्रेस टीना मुनीम से मोहब्बत हो गई थी और इनके मोहब्बत के चर्चे राजेश खन्ना साहब की धर्मपत्नी डिम्पल कापड़िया तक पहुंच गए थे और शायद डिम्पल कापड़िया जी को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि टीना मुनीम उनकी सौतन बने। बताते हैं कि सौतन फिल्म के डायरेक्टर सावंत कुमार एक दिन राजेश खन्ना साहब के साथ उनके घर पर आए। राजेश खन्ना साहब ने कई बार डिम्पी डिम्पी कहकर पुकारा पर किसी के भी घर में होने की आवाज नहीं आई। तभी सावंत कुमार साहब ने कहा कि काका, ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर एक नोटिस लगा हुआ है। काका ने कहा क्या, और देखा तो कांच पर लिखा था आई लव यू काका। साथ में लिखा हुआ था गुड बाय, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। राजेश खन्ना साहब ने सावंत कुमार साहब से कहा, अरे वो तो नासमझ है, अभी वापस आ जाएगी। लेकिन आप जानते हैं डिम्पल वापस नहीं आई। बताते हैं कि टीना मुनीम अपना दिल राजेश खन्ना साहब को दे बैठी थी। राजेश जी भी टीना की तरफ आकर्षित थे। 80 के दशक में इन दोनों की लव स्टोरी मीडिया की सुर्खियों में छाने लगी। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि टीना राजेश खन्ना जी के ऊपर शादी का दबाव बना रही थी, पर राजेश खन्ना साहब ने साफ साफ कह दिया था कि वो उनकी धर्म पत्नी डिम्पल कापड़िया को कभी तलाक नहीं देंगे। राजेश खन्ना साहब ने टीना मुनीम से शादी के लिए साफ साफ मना कर दिया। लोग ये भी बताते हैं कि राजेश खन्ना साहब बहुत ही ज्यादा एरोगेंस थे और कामयाबी के साथ ये उनका एरोगेंस बढ़ते चला जा रहा था।
सलीम जावेद राजेश खन्ना साहब के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। सलीम खान जी का राजेश खन्ना जी के घर पर अक्सर आना जाना होते रहता था। सलीम खान साहब बताते हैं कि एक बार वो इंटरव्यू दे रहे थे तो उन्हें सवाल किया गया कि संजीव कुमार आपको कैसे एक्टर लगते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो बहुत ही मंजे हुए कलाकार है। तो जब ये इंटरव्यू उनका पत्रिका में छपा तो राजेश खन्ना जी ने भी ये इंटरव्यू पढ़ा। तब राजेश खन्ना साहब ने अपने ड्राइवर से कहा कि तुरंत जाओ और सलीम खान को बुला कर लाओ। सलीम खान साहब राजेश खन्ना जी के बहुत अच्छे दोस्त थे, वो तुरंत आ भी गए। सलीम खान साहब बताते हैं कि वो अपनी गाड़ी के बोनट पर बैठे थे। पहले उन्होंने एक नज़र सलीम खान को देखा और दूसरी नज़र उन्होंने पत्रिका पर डाली और उनको सवाल किया कि ये सब आपने लिखवाया है। सलीम खान साहब ने जहां हाँ बोला वही राजेश खन्ना साहब बोल पड़े, तो आपको लगता है कि संजीव कुमार बहुत अच्छे एक्टर हैं? सलीम खान साहब बोले हाँ। तो राजेश खन्ना साहब बोले तो फिर मैं। तभी सलीम खान साहब बात को संभालते हुए कहने लगे, अरे भाई काका, तुम बात को समझते क्यों नहीं? ये कवर स्टोरी थी संजीव कुमार के ऊपर, तो मैं जवाब भी क्या दे सकता था। तो राजेश खन्ना साहब ने उस पत्रिका को वहीं पर फेंक दिया और वहां से चले गए। उसके बाद सलीम खान और राजेश खन्ना के बीच में महीनों तक बातचीत नहीं हुई। वैसे सभी लोग राजेश खन्ना जी को काका कहते थे। लोग आगे ये भी कहते थे कि ऊपर आका नीचे काका। उनका तीसरा नाम बिट्टू भी था। ये नाम उनको ऋषिकेश मुखर्जी ने दिया था। दरअसल ऋषिकेश मुखर्जी और राजेश खन्ना के बीच में इतनी पटती थी कि राजेश खन्ना साहब ऋषिकेश मुखर्जी से अपनी फीस से आधा या उससे कम ही लिया करते थे। तो ऋषिदा भी सोचते थे कि लोग कहेंगे कि ऋषिकेश मुखर्जी अपनी दोस्ती का गलत फायदा उठाता है। तो इसी पेमेंट के चलते डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी ने 1977 के बाद राजेश खन्ना के साथ कोई फिल्म नहीं की। वैसे और एक किस्सा है राजेश खन्ना जी का कि अमिताभ बच्चन बावर्ची फिल्म की शूटिंग के वक्त अपनी गर्लफ्रेंड जया बच्चन से और अपने दोस्त आसरानी से मिलने के लिए अक्सर आ जाया करते थे। और उस वक्त राजेश खन्ना जी अक्सर अमिताभ बच्चन को इग्नोर कर दिया करते थे। अब राजेश खन्ना जी का अमिताभ बच्चन को इग्नोर करने का उनका एक अपना रीजन था। तभी उन्होंने साफ शब्दों में एक बार अमिताभ बच्चन को मनहूस कह दिया था। तो ये बात जया जी को बहुत ज्यादा खटक गई थी। उनको अमिताभ बच्चन के लिए काका का यह रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया। तब जया बच्चन काका का ये शब्द सुनकर गुस्से में लाल हो गई थी। तब जया बच्चन ने कहा था कि वो आदमी खुद को समझता क्या है, वो कोई खुदा नहीं है, एक आदमी है और एक आदमी को दूसरे आदमी को इज्जत देने में क्या जाता है। तभी जया बच्चन गुस्से में कहती है कि देखना एक दिन ये आदमी बहुत बड़ा स्टार बनेगा और जो खुद को आज खुदा समझ बैठा है वो कहीं का नहीं रहेगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 1969 से लेकर 1973 तक सुपर डुपर स्टार रहे राजेश खन्ना की आगे की फिल्में, मतलब जितनी भी फिल्में उन्होंने बाद में की वो लगभग लगभग फ्लॉप हो गई। तभी राजेश खन्ना साहब अपने इस गिरते ग्राफ की वजह से बेहद परेशान हो गए थे और बच्चन के नाम से उन्हें और भी ज्यादा नफरत हो गई। अपने दोस्तों में राजेश खन्ना साहब मजाक उड़ाते हुए अक्सर कहा करते थे कि ऐसे अटर बटर तो आते जाते रहते हैं पर राजेश खन्ना को कोई छू नहीं सकता। मैं क्या ऐसे लोगों से डर जाऊंगा? वैसे राजेश खन्ना की यूएसपी उस समय लोगों के लिए गुस्सा या फाइट ऐसी नहीं थी। और बदकिस्मती राजेश खन्ना साहब की ये रही कि उसी वक्त भारतीय सिनेमा अपनी करवट बदल रहा था और वो करवट ये थी कि राजेश खन्ना साहब रोमांटिक हीरो थे। जहां कुछ जानकार यही कहते हैं कि राजेश खन्ना साहब भारतीय सिनेमा के बदलते ट्रेंड का शिकार हो गए। शायद इनकी ये ट्रेंड की शुरुआत नमक हराम फिल्म से हुई। राजेश खन्ना साहब जहां इस फिल्म के वक्त सुपरस्टार हुआ करते थे तो वहां अमिताभ बच्चन ने अपने करियर की शुरुआत ही की थी। हाँ, लेकिन जंजीर फिल्म की शूटिंग अमिताभ बच्चन की खत्म हो चुकी थी और नमक हराम फिल्म की शूटिंग चल रही थी। और जंजीर फिल्म जैसे ही रिलीज हुई अमिताभ बच्चन स्टार बन गए। जहां नमक हराम फिल्म में अमिताभ बच्चन एक साइड एक्टर थे, वहीं जंजीर की रिलीज होते ही डिस्ट्रीब्यूटरों ने
अमिताभ बच्चन का रोल नमक हराम में बढ़ाने के लिए कहा। वहाँ ऋषिकेश मुखर्जी जो राजेश खन्ना के दोस्त थे, उन्होंने भी ठीक ऐसा ही किया। तो जब नमक हराम फिल्म रिलीज हुई तो दोनों के किरदार समांतर थे। समीक्षक बताते हैं कि अमिताभ बच्चन का चीखने का सीन जब पर्दे पे आता था तो उस समय ऐसा शोर हुआ जो कभी राजेश खन्ना के आराधना फिल्म के लिए राजेश खन्ना जी के लिए हुआ था। उस वक्त जंजीर ने बड़ी सफलता पा ली थी। 2 महीने बाद रिलीज नमक हराम फिल्म भी सुपर डुपर हिट हो गई। वही राजेश खन्ना साहब अब भी अपने रोल्स को दोहरा रहे थे और यही नतीजा रहा कि उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी। ऐसे में कई फिल्मों के फ्लॉप होने के बाद राजेश खन्ना साहब ने सौतन फिल्म से खुद को कमबैक कराया। ये वही सौतन फिल्म थी जिस वक्त टीना मुनीम और राजेश खन्ना की मोहब्बत के चर्चे आम हो गए थे और इसी वाकया के बाद उनकी पत्नी डिंपल उन्हें छोड़कर चली गई थी और राजेश खन्ना साहब डिंपल कापड़िया के जाने के बाद बेहद अकेले पड़ गए थे। जहां उनकी लगातार फिल्में फ्लॉप हो रही थी तो वही डिंपल के जाने के बाद उन्होंने कई अच्छी अच्छी फिल्मों को रिजेक्ट भी कर दिया था। उसी वक्त राजेश खन्ना साहब ने लगभग 14 महीनों तक खुद को सबसे अलग कर लिया था। तभी 1991 में राजेश खन्ना साहब कांग्रेस से एक चुनाव लड़े और ये चुनाव भी उन्होंने दिल्ली से लाल कृष्ण आडवाणी जी के खिलाफ लड़ा। तभी राजेश खन्ना जी लाल कृष्ण आडवाणी जी से 1600 वोटों से हार गए। देखा जाए तो वैसे राजेश खन्ना साहब का ये प्रदर्शन इतना बुरा नहीं था और उसी वक्त लाल कृष्ण आडवाणी जी गुजरात से भी एक चुनाव जीत गए। तो 2 सीटें तो एक साथ तो ले नहीं सकते थे, उनको एक सीट छोड़नी थी, तो उन्होंने दिल्ली की सीट छोड़ दी। तो दिल्ली की सीट के लिए राजेश खन्ना साहब दोबारा चुनाव लड़े और इस बार उनके खिलाफ शत्रुघ्न सिन्हा थे, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा को राजेश खन्ना जी ने हरा दिया। तो अब राजेश खन्ना साहब सांसद बन चुके थे। हालांकि राजेश खन्ना जी अगले चुनाव में हार गए और इस हार के बाद राजेश खन्ना साहब फिर से फिल्मों में लौट आए। अब फिल्मों की तरफ लौटने के बाद राजेश खन्ना जी के पास कुछ नहीं था, थे तो 4 दुकान और एक शराब। तभी राजेश खन्ना जी शराब के नशे के लतीन हो गए थे। तभी टैक्स के प्रॉब्लम के चलते उनका आशीर्वाद बंगला भी सील कर दिया गया। इसी चलते राजेश खन्ना जी को आशीर्वाद बंगला छोड़ना पड़ा। हालांकि ये बंगला बाद में उनके अंतिम समय तक था, लेकिन उस समय काका अपने आशीर्वाद बंगले को छोड़कर ऑफिस वाली जगह पर रहने लगे, जो कि एक स्पेसियस फ्लैट था। उसी ऑफिस के पास एक रेस्टोरेंट था, वहां पर काका हमेशा जाते थे। वहां पर एक बर्गर और एक्स्ट्रा स्ट्रॉबेरी शेक पिया करते थे। तभी घंटों तक काका उसी जगह पर उसी रेस्टोरेंट में बैठे रहते थे। शायद उन्हें लगता होगा कि कोई आए और वो उन्हें पहचान ले, और ऐसा होता भी था। अक्सर उनका कोई न कोई फैन वहां पर आता था और उन्हें मिलता था, उन्हें फूल दिया करता था। लेकिन तभी काका सोचा करते थे कि क्या दिन थे जब ट्रक भर भर के फूल मेरे बंगले पर आया करते थे। बंगला बागीचे में तब्दील हो जाया करता था। राजेश खन्ना जी के दौर में जब कोई उन्हें खत भेजता था तो राजेश खन्ना का घर मुंबई उस पते में लिखता था, तो भी खत राजेश खन्ना के घर पहुंचता था। लेकिन अब ऐसा वक्त आया था कि राजेश खन्ना जी के ऊपर शराब भारी पड़ने लगी थी। लेकिन कहते हैं कि एकदम आखिरी समय में राजेश खन्ना जी ने शराब छोड़ दी थी। लेकिन समय गुजर चुका था, उनका लीवर खराब हो चुका था। अली पीटर जॉन एक पत्रकार जो राजेश खन्ना जी से एक बार बात कर रहे थे, तो उन्होंने सवाल किया था उनसे कि काका आप इतनी शराब क्यों पीते हो। तब राजेश खन्ना जी ने बड़ा अलग जवाब उनको दिया था कि गालिब शराब पीकर मर गया था तो मैं क्यों नहीं। शायद राजेश खन्ना जी को अब ये महसूस हो रहा था कि उनका वक्त अब आ गया है। तो जब भी कभी उनके दोस्त उन्हें मिलने आते थे, वो रोज अक्सर अच्छे से सबको मिलते थे, लेकिन कुछ उनके खास थे। उन्हें उन्होंने कहा था कि दोस्तों आप मुझे मिलने आते हो, मगर एक दिन आप आओगे और उस समय मैं आपको मिल नहीं पाऊंगा। और फिर आगे चलकर काका बहुत ज्यादा बीमार रहने लगे। उन्हें लीलावती अस्पताल में एडमिट कर दिया गया और अस्पताल से लौटते वक्त उन्होंने अपनी टूटी टूटी आवाज में कहा, अब टाइम अप हो गया है, पैकअप करो। लेकिन ये सब बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है।
लेकिन बाद में जब दोबारा उन्हें चेकअप के लिए लीलावती अस्पताल ले जाया गया, तो डॉक्टर साहब ने सीधा उन्हीं से कहा कि आपको कैंसर हो गया है। दरअसल राजेश खन्ना जी का कैंसर बहुत एडवांस स्टेज में था। डॉक्टर की बात सुनकर राजेश खन्ना जी कुछ देर के लिए खामोश हो गए, लेकिन फिर वो बोले कि डॉक्टर साहब, मेरे जीवन में आनंद की तरह ही मेरा अंत लिखा है। तभी साल 2011 में जब वो बिस्तर पर गए, तो उसके बाद वो पूरी तरह से कभी भी स्वस्थ नहीं हो पाए। उस समय उनके शरीर में सिर्फ हड्डियां ही बची थी। तब राजेश खन्ना जी डॉक्टर से पूछा करते थे कि डॉक्टर साहब, मेरा वीजा कब खत्म हो रहा है। दरअसल राजेश खन्ना जी ने कभी कीमोथेरेपी नहीं कराई, उन्होंने दवाइयों का ही सहारा लिया। 18 जुलाई साल 2012 को वो पंच तत्व में विलीन हो गए। उस वक्त उनके परिवार के सभी लोग उनके आसपास मौजूद थे, क्योंकि आनंद मरा नहीं, आनंद मरते नहीं। पूरी दुनिया से लोग उनकी शव यात्रा में आए। कैलिफोर्निया, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर से भारी भीड़ आई। तकरीबन 9 लाख लोग पहुंच गए थे। इतना बड़ा जन सैलाब पहली बार सड़कों पर उमड़ पड़ा था। आनंद फिल्म की तरह उन्होंने कैसेट में अपनी आवाज को रिकॉर्ड कराया था। तभी इनके चौथे पर वो कैसेट चलाई गई। वैसे दोस्तों, आप ये बात जरूर बताइएगा कि जब भी आप राजेश खन्ना का नाम सुनते हैं, उनकी तस्वीर देखते हैं, तो कौन सा गाना आपके कानों में गूंजने लगता है, या फिर कौन सी ऐसी फिल्म है जो राजेश खन्ना की आपको याद आ जाती है। वैसे मेरी फेवरेट फिल्म आनंद है। तो वैसे अगर आपने आनंद फिल्म देखी है, तो आप ये बताना कि अमिताभ बच्चन के किरदार का नाम उस फिल्म में क्या था। मैं आपके इस जवाब का इंतजार करूंगा। और अगर आप राजेश खन्ना जी के बहुत बड़े प्रशंसक रहे हैं, तो इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, जो कि राजेश खन्ना जी की 2 बेटियां हैं। पहली ट्विंकल खन्ना, तो दूसरी बेटी का नाम क्या है, यह आप जरूर बताइएगा। और मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। सुरक्षित रहे। धन्यवाद।